आज का हमारा टॉपिक है एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आज का ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की इसकी प्रबल संभावना है। यानी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आगे बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाए। अतः आप लोग ध्यानपूर्वक इस टॉपिक को पढ़ेंगे ताकि आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाए, क्योंकि ये टॉपिक जब भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है। अगर ये टॉपिक आपका तैयार रहेगा तो आपका 6 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, यानी 6 नंबर आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हमारा टॉपिक क्या है, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी इस टॉपिक में अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित चालक तार दिया गया है और इस तार के निकट स्थित किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए मान लीजिए क्या है, एक सीधा आवेशित तार है। ये तार कैसा है, आपका आवेशित यानी चार्ज है। इस पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, यानी एक समान रूप से आवेशित तार है और इस चालक तार के निकट कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है कि इस आवेशित चालक तार के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वैल्यू को फाइंड करने के लिए, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए हम एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किस चीज़ की कल्पना करते हैं? एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की। देखिए हम क्या करते हैं, R त्रिज्या तथा L लंबाई के एक बेलन की कल्पना कर लेते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि एक बेलन है, ठीक। देखिए तो हमने देखिए एक बेलन ड्रा कर लिया। ये बेलन क्या है, बिंदु P से होकर गुजर रहा है और इस बेलन का जो अक्ष है वो तार के अनुदिश है, यानी जो आवेशित चालक तार है वो बेलन के अक्ष पर स्थित है। और इस बेलन की लंबाई कितनी है भाई? इस बेलन की लंबाई है स्मॉल l और इस बेलन की त्रिज्या कितनी है? स्मॉल r। अगर इस बेलन की त्रिज्या स्मॉल r है तो इस तार से बिंदु P की दूरी भी कितनी होगी? स्मॉल r होगी। देखिए यहाँ बेलनाकार पृष्ठ में आपको 3 पृष्ठ दिखाई दे रहा होगा। मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि आपका जो बेलन है ये कितने पृष्ठ से मिलकर बना हुआ है? 3 पृष्ठ से मिलकर बना है। देखिए जो ऊपरी वाला पृष्ठ बेलन का दिखाई दे रहा है, ये वाला पृष्ठ, ठीक। ये वाला पृष्ठ कैसा है? समतल है, ठीक। और नीचे वाला पृष्ठ भी कैसा है? समतल पृष्ठ है, यानी दोनों सपाट पृष्ठ हैं। हम इन दो पृष्ठों को नाम दे देते हैं, ऊपर वाले पृष्ठ को नाम दे देते हैं S1 और नीचे वाले पृष्ठ को नाम दे देते हैं S2। तो बेलनाकार गौसियन पृष्ठ में 2 सपाट पृष्ठ यानी 2 समतल सतह हैं, S1 और S2। और जो बीच का जो सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, बीच का जो सतह है, बेलन का जो बीच वाला हिस्सा है, कैसा है? वक्राकार है, कर्व्ड है, ठीक। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि बेलनाकार पृष्ठ यानी जो बेलन है वो 3 पृष्ठों से मिलकर बना है। 2 सपाट पृष्ठ यानी 2 समतल पृष्ठ S1 और S2 तथा एक वक्राकार पृष्ठ S3। S3 क्या होगा? ये जो बीच वाला पृष्ठ है, जो कर्व्ड पृष्ठ है, ये कौन सा पृष्ठ हो गया आपका? S3। ऊपर वाला पृष्ठ हो गया आपका S1 और नीचे वाला पृष्ठ हो गया S2। तो
तो S1 और S2 कैसा पृष्ठ है? सपाट पृष्ठ यानी समतल पृष्ठ है, और जो बीच वाला पृष्ठ है वक्राकार पृष्ठ है। देखिए, माना अनंत लंबाई का एक सीधा आवेशित चालक तार है जिसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है। इस तार से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम तार को अक्ष मानकर r त्रिज्या तथा l लंबाई के एक बेलनाकार गौसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कहने का मतलब है, वास्तव में ऐसा कोई बेलन नहीं है तार के चारों तरफ। हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि आवेशित चालक तार के चारों तरफ क्या है? एक r त्रिज्या तथा l लंबाई का एक बेलनाकार पृष्ठ है। बेलनाकार पृष्ठ में कुल 3 सतह हैं, यानी 3 पृष्ठ हैं। 2 सपाट यानी समतल पृष्ठ S1 व S2 तथा एक वक्राकार पृष्ठ S3 है। समतल पृष्ठ S1 के क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अच्छा देखिए भाई, हम क्या कर रहे हैं, गॉस के थ्योरम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, यानी डेरिवेशन को किस थ्योरम का उपयोग करके सॉल्व करेंगे? गॉस के थ्योरम का यूज करके सॉल्व करेंगे। अगर गॉस का थ्योरम हमें अप्लाई करना है इस कॉन्सेप्ट पर या इस डेरिवेशन पर, तो हमें इस बेलनाकार पृष्ठ यानी जो बंद पृष्ठ है हमारा, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई का मान पता होना चाहिए कि इस गॉसियन पृष्ठ यानी इस बंद पृष्ठ से कुल कितना वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, और साथ ही साथ इस बेलनाकार पृष्ठ के अंदर कुल कितना आवेश है, यानी कुल कितना चार्ज रखा हुआ है। तो अगर हमें इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला यानी गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा पृष्ठ S1 है, जो सपाट पृष्ठ बेलन का जो सपाट पृष्ठ यानी समतल पृष्ठ S1 है, हम इस पृष्ठ से गुजरने वाले कुल फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए भाई, अगर पृष्ठ S1 से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम पृष्ठ S1 पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA ले लेते हैं। देखिए यहाँ एक स्ट्रिप दिखाई दे रही है, एक पट्टी छोटी सी दिखाई दे रही है। तो बेलन के सपाट पृष्ठ S1 पर हम क्या किए हैं, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिए हैं, और क्षेत्रफल अवयव का नाम क्या है? DA। तो एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव DA हमने बेलन के सपाट पृष्ठ S1 पर ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। अच्छा, आप लोग जानते हैं वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? यानी फाई ई इक्वल टू होता है आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है, तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखिए, समतल पृष्ठ S1 के क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स D फाई E1 यहाँ देखिए, हमने यहाँ E1 क्यों लिखा? देखो, फाई से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, वैद्युत फ्लक्स को। लेकिन हमने यहाँ E1 लिख दिया है। E1 का मतलब है पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और यहाँ S1 क्या है? ऊपर वाला जो सपाट पृष्ठ है, ये वाला जो पृष्ठ है बेलन का, यही क्या है? S1 हमने इसको नाम दे दिया है। तो देखिए, तो D फाई E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा?
वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अच्छा देखिए, जब दोनों वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के रूप में हैं तो इनके जगह पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ई ये के जगह पे हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए के जगह पर क्या हो जाएगा भाई, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। देखिए तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए था तो हमने क्या लिख दिया इसके जगह पे ई डी ए, यहाँ क्या कॉस थीटा होना चाहिए, लेकिन यहाँ थीटा का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है। कैसे, देखिए यहाँ जो सपाट पृष्ठ है, सपाट पृष्ठ पे जो हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए लिए हैं, डी ए की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी, यानी ये डी ए की दिशा हो गई। लेकिन आपका जो तार है कैसा है, धनात्मक रूप से आवेशित है। अगर तार धनात्मक रूप से आवेशित है तो इस तार के कारण इस क्षेत्रफल अवयव पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इस तार से लंबवत दूर की ओर होगा। यानी यहाँ क्षेत्रफल अवयव और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों क्या हैं, परस्पर लंबवत हैं, यानी एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे से क्या है 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसलिए हमने थीटा के जगह पे क्या लिख दिया, 90 डिग्री। ठीक, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, यानी कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, 0। तो क्या था हमारा, ई डी ए कॉस 90 डिग्री, तो इसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया भाई, ई डी ए इंटू 0, कॉस 90 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 0। तो जब 0 का गुणा ई डी ए में होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल 0 हो जाएगा। तो डी फाई ई वन इक्वल टू 0, यानी जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिए हैं हम कहाँ, पृष्ठ S1 पर, उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या है, 0 है। अब हम क्या करेंगे, संपूर्ण यानी पूरे सपाट पृष्ठ यानी जो समतल पृष्ठ S1 है, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करेंगे। अगर हमें पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले, पूरे सपाट पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे, डी फाई ई वन का समाकलन कर देंगे। देखिए पृष्ठ S1 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई वन इक्वल टू हो जाएगा आपका डी फाई ई वन का इंटीग्रेशन यानी समाकलन। जब इसका समाकलन कर दिया जाएगा, अच्छा डी फाई ई वन इक्वल टू आपका 0 है तो 0 का समाकलन 0 ही होगा, 0 का समाकलन 0 ही होगा। जो आपका यहाँ लिखा है डी फाई ई वन, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 0। यहाँ देखिए लिखा है डी फाई ई वन इक्वल टू 0। तो जब डी फाई ई वन इक्वल टू 0 है तो इसका समाकलन करेंगे तो वो भी 0 ही होगा। इसलिए हमें क्या मिल गया, फाई ई वन इक्वल टू 0, यानी S1 पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या है, 0 है। चलिए जब S1 पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान क्या है, 0 है। इसी प्रकार पृष्ठ S2 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई E2 इक्वल टू 0। भाई देखिए जब सपाट पृष्ठ S1 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, 0 है, तो इसी प्रकार से जो सपाट पृष्ठ S2 है, इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। कैसे, कोई भी क्षेत्रफल अवयव आप लीजिए, इस वाले पृष्ठ पर आप कोई भी क्षेत्रफल अवयव लीजिए, क्षेत्रफल अवयव का दिशा क्या होता है, पृष्ठ के यानी सतह के लंबवत बाहर की ओर होता है। लेकिन जो आवेशित तार है, इस तार के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस
क्षेत्रफल अवयव पे वो क्या होगा, लंबवत तार से लंबवत बाहर की ओर होगा। अतः इलेक्ट्रिक फील्ड ई और क्षेत्रफल अवयव डी ए यहाँ भी क्या होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। परस्पर लंबवत होंगे अर्थात इनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। अतः पृष्ठ S2 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स यानी फाई E2 क्या हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, पृष्ठ S3। पृष्ठ S3 जो हमारा वक्राकार पृष्ठ है, कौन, वक्राकार पृष्ठ है, इससे गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करते हैं। हमारा पृष्ठ S3 कौन है, ये वाला पृष्ठ, समझे कि नहीं। ये वाला जो पूरा का ये जो पूरा का पूरा पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पोर्शन है, आपका S3 है, समझे कि नहीं। ये वाला पूरा का पूरा पृष्ठ कैसा है, कौन सा है, आपका S3 है। तो इस सपाट नहीं, इस वक्राकार पृष्ठ S3 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई क्षेत्रफल अवयव ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया। देखें एक छोटी सी पट्टी दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है, एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है DA, और इस क्षेत्रफल अवयव की दिशा क्या होगी, लंबवत बाहर की ओर। और इस क्षेत्रफल अवयव पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी क्या होगा, ये भी लंबवत बाहर की ओर होगा। क्योंकि आपका तार कैसा धनात्मक है, तो धनात्मक आवेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये भी क्या होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है। तो जब क्षेत्रफल अवयव DA और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E दोनों क्या हैं, परस्पर लंबवत बाहर की ओर हैं, अर्थात दोनों एक ही दिशा में हैं। जब दोनों एक ही दिशा में हैं तो क्या होगा, क्षेत्रफल अवयव और वैद्युत क्षेत्र दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। इसी तरीके से हम कोई भी क्षेत्रफल अवयव यानी जो वक्राकार पृष्ठ S3 है, इस पर हम कहीं भी कोई भी सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ले लें, प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए क्या होगा, DA और वेक्टर E यानी क्षेत्रफल सदिश DA और वेक्टर E दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो वक्राकार पृष्ठ S3 से गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई E3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ EDA। चलिए देखिए, जो आपका यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ क्या, E डॉट DA यानी वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर E डॉट वेक्टर DA के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं EDA कॉस थीटा। EDA कॉस थीटा या कॉस जो थीटा है आपका, थीटा होगा 0 डिग्री। 0 डिग्री का होगा क्या है, इससे वेक्टर E और वेक्टर DA दोनों एक ही दिशा में है। पृष्ठ S3 के लिए दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक, तो क्या था हमारा, EDA कॉस 0 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, EDA इंटीग्रेशन ऑफ EDA, और कॉस 0 डिग्री के जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया। क्या लिख दिया भाई, यहाँ हमने 1 लिख दिया। और जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप EDA के साथ, तो क्या होगा, आपका EDA ही होगा। ठीक, देखिए यहाँ जो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ EDA इंटू 1, तो 1 का गुणा हम EDA में कर दिए तो हमें क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ EDA। और E क्या है, वक्राकार पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कांस्टेंट है। तो इसलिए हम E को समाकलन के चिन्ह के बाहर निकाल लेते हैं। किसको, E को समाकलन के चिन्ह के बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि E का जो वैल्यू है वक्राकार पृष्ठ के प्रत्येक क्षेत्रफल अवयव के लिए सेम है। यानी वक्राकार पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव के लिए या प्रत्येक बिंदु के लिए E का मान या E का परिमाण क्या है, सेम है।
देखिए यहाँ ई को हमने समाकलन के चिन्ह के बाहर निकाल लिया और समाकलन के चिन्ह के अंदर क्या बचा है हमारा, केवल डी ए। तो डी ए क्या है, वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलनाकार जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल। अब बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr l, 2πr l। तो डी ए का जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा, 2πr l। क्यों, क्योंकि भाई जो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, 2πr l। ठीक, अब देखिए तो फाई हमें क्या मिला, फाई E3 इक्वल टू ई गुणा 2πr l। ये पृष्ठ S3 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है। बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, अगर बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना है तो पृष्ठ S1, पृष्ठ S2 और पृष्ठ S3, इन तीनों पृष्ठों से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। अब देखिए फाई E1 और फाई E2 यानी सपाट पृष्ठ S1 और S2 से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, 0 है। तो फाई E1 और फाई E2 की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। और जो यहाँ आपका फाई E3 लिखा है, फाई 3 का वैल्यू हम यहाँ समीकरण 3 से यहाँ लिख दिए, ई गुणा 2πr l। चलिए तो फाई इक्वल टू क्या मिला हमें, ई गुणा 2πr l। देखिए यदि चालक यल लंबाई के तार का कुल आवेश Q हो तो, अच्छा देखिए भाई आपका जो तार दिया है इस डेरिवेशन में, तार कैसा है, अनंत लंबाई का है। तार कैसा है, अनंत लंबाई का है। लेकिन जो अनंत लंबाई का तार है हमें उस पूरे तार के आवेश से कोई लेना देना नहीं है। हमें पूरे अनंत लंबाई के तार पर कुल कितना आवेश है, हमें उस आवेश से कुछ लेना देना नहीं है। हमें क्या करना है, तार के उस लंबाई से मतलब है जो बेलनाकार पृष्ठ के अंदर है, क्योंकि हम गॉस के थ्योरम का यूज करेंगे। गॉस का थ्योरम केवल उस आवेश की बात करता है जो आवेश जो आवेश बंद पृष्ठ के अंदर स्थित होता है। समझे कि नहीं, चलिए डायग्राम को देख लीजिए फिर से। देखिए ये तार का कुछ हिस्सा क्या है, बेलनाकार पृष्ठ से बाहर है। नीचे भी तार का कुछ हिस्सा बेलनाकार पृष्ठ से बाहर है। तो हमें बाहर तार का जो हिस्सा बाहर है उस पर जो आवेश है हमें कुछ लेना देना नहीं है उस आवेश से। हमें किस आवेश से मतलब है, हमें तार के उस आवेश से मतलब है जो आवेश क्या है, बेलनाकार पृष्ठ के यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। अगर भाई जो बेलन है, बेलन की लंबाई यल है, बेलन की लंबाई कितनी है, यल है, तो बेलनाकार पृष्ठ यानी गॉसियन पृष्ठ के अंदर तार की लंबाई कितनी होगी। तार जो आपका सीधा तार है, अगर यल लंबाई का हम बेलन खींचे हैं तो तार का जो हिस्सा इस पृष्ठ के अंदर है उसकी भी लंबाई कितनी होगी, यल होगी। समझ गए नहीं, तार के उस हिस्से की लंबाई भी यल होगी जो हिस्सा बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर है। तो तार के यल लंबाई पर कुल कितना आवेश है हमें उससे मतलब है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रेखीय आवेश घनत्व के फार्मूले का यूज करते हैं। देखिए यदि यल लंबाई के तार का कुल आवेश Q हो तो, यानी तार की जो लंबाई बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अंदर है उस तार पर कुल आवेश यदि Q हो तो, ये जो Q है ये पूरे तार का आवेश नहीं है, तार के उस हिस्से का कुल आवेश है जो हिस्सा बेलनाकार पृष्ठ के अंदर है। यानी तार की जो लंबाई बेलनाकार पृष्ठ के अंदर है उस लंबाई
का कुल आवेश कितना है, Q है। और तार की लंबाई L है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि L लंबाई का हम बेलन खींचे हैं, तो बेलन के अंदर जो तार होगा, तार का जो हिस्सा होगा उसकी लंबाई भी L ही होगी। तो रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला लगा दीजिए। रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा इक्वल टू होता है आवेश बटा लंबाई। रेखीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, आवेश बटा लंबाई। तो लैम्डा क्या है आपका, रेखीय आवेश घनत्व Q है आवेश और L है लंबाई, तो लैम्डा इक्वल टू Q बाई L। तो यहाँ से हम Q का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर Q का वैल्यू फाइंड करना है तो Q को ऐसे रहने दीजिए, L को ले आइए दूसरे साइड में। L यहाँ बटे में है, देखिए L क्या है, बटे में है। L को जब हम दूसरे साइड में ले जाएंगे तो L का क्या हो जाएगा, दूसरे साइड में गुणा हो जाएगा। तो Q इक्वल टू क्या मिला हमें, लैम्डा L। Q इक्वल टू क्या मिला, लैम्डा L। अब देखिए हम क्या करेंगे, गॉस के थ्योरम का यूज करेंगे। गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है भाई, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यानी फाई ई इक्वल टू Q बाई ε0। ये क्या है, गॉस के प्रमेय का गणितीय रूप है, यानी क्या है, गॉस का प्रमेय है। तो हम इसी प्रमेय का, इसी थ्योरम का यूज करके इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए तो गॉस का प्रमेय क्या है, फाई इक्वल टू Q बाई ε0। अब देखिए फाई क्या है, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना है, E गुणा 2πRL। E गुणा 2πRL ये क्या है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है। देखिए यहाँ बेलनाकार पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, और फाई इक्वल टू हमें क्या मिला है, फाई इक्वल टू मिला है हमें E गुणा 2πRL। क्या, E गुणा 2πRL। तो फाई ई के जगह पे E गुणा 2πRL क्या किए हैं हम, गॉस के थ्योरम में पुट कर दिए हैं। देखिए यहाँ फाई ई के जगह पे क्या लिखा है, E इंटू 2πRL, और इधर क्या है, Q बटा ε0, Q बटा ε0। अब देखिए यहाँ जो है 2πRL लिखा है, 2πRL क्या है, गुणा में। हम इसको क्या करेंगे, दूसरे साइड में ले जाएंगे। जब दूसरे साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो यहाँ 2πRL क्या हो गया, नीचे आ गया, यानी बटे में आ गया। और Q बटा ε0 हमारा पहले से था। देखिए E इक्वल टू 1/2πRL। Q के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q के जगह पे लिख सकते हैं लैम्डा L। Q के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा L। Q के जगह पे लैम्डा L क्यों, कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए लैम्डा L इक्वल टू Q, यानी रेखीय आवेश घनत्व इंटू लंबाई इक्वल टू आवेश, यानी लैम्डा L इक्वल टू Q होता है। तो Q के जगह पे हम यही लिख दिए हैं। देखिए Q, जो Q था इसकी जगह पे क्या लिख दिए हैं, लैम्डा L। अब देखिए L यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है और नीचे भी L है, तो इन दोनों L को क्या कर देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो दोनों L को काट दीजिए। तो दोनों L को जब हम काटेंगे तो हमें क्या मिलेगा, E इक्वल टू 1/2πR लैम्डा बाई ε0। ठीक, यही क्या है, यही आपका एक समान लंबाई, अनंत लंबाई के चालक तार के निकट स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक, यही हमें सिद्ध करना था। E इक्वल टू 1/2πR लैम्डा बटा ε0।